Radhe Krishna everyone. I hope you all are so good. So today we start a new subject political science. So in this class we discuss about the introduction of political science. What is the summary of political science? Why we study political science? What is the role of polity in our study? हमारी पॉलिटी की हमारी लाइफ के अंदर हमारी स्टडी के अंदर वैल्यू क्या है कि हम इसे पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो आज इस पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू करेंगे इस क्लास में, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और हर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में इस सब्जेक्ट को क्लियर करते चले जाएंगे। तो फर्स्टली वी स्टार्ट विद पॉलिटिकल साइंस, जो वर्ड है इसी से शुरू करते हैं। तो पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक और हिंदी में साइंस का मतलब होता है विज्ञान, तो इसे हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीति के अंदर हमें पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना होता है और साइंस जो इसके साथ अटैच है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो लॉजिकल कनेक्टेड है कि हम हर एक पर्टिकुलर टर्म को एक लॉजिक कंसेप्ट के साथ में समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पॉलिटिकल साइंस को दो पार्ट्स में डिवीज़न करती हूँ। पहला होता है ऑन द बिहाफ ऑफ ग्रेजुएशन लेवल और सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जब हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो उसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस है क्या, वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ते हैं हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें अरस्तु का नाम आता है। फिर इतने सारे जो ऑथर्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखा है, उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो वन वर्ड इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ऑथर्स से रिगार्डिंग, वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते। ये सब चीज़ें चलती हैं ग्रेजुएशन लेवल तक। तो जब हम एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं पॉलिटी, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जिसे हम बोल सकते हैं किंग ऑफ द पॉलिटी, जो पॉलिटी का किंग है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और कि ज़रूरत ही क्या है कॉन्स्टिट्यूशन होने की, और अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है तो वो लिखा ही क्यों है, क्या चीज़ें थी कि हमें इतना ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम पढ़ें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स और लॉ को अरेंज करके रख दिया गया है, और जो हमारी इतनी बड़ी जो डेमोक्रेसी है उसे बनाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती रहे, है ना, कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो हमारे सिस्टम्स के अंदर। तो उसमें ये हेल्प कर रहा है। तो पूरा देश कैसे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं जैसे सीएम पीएम हो गए, एमपीज हो गए, है ना, उनकी क्वालिफिकेशन मतलब उनकी योग्यता क्या होगी, उनकी ड्यूटी क्या होगी। और अगर हम अपनी ही बात करें तो हमारे रूल्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। चाहे कोई कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की बात करो, निर्वाचन आयोग, या हम कैग की बात करें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वो सभी इसके अंडर में आते हैं। और वो जो किताब है जिसके कारण जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोली जाती है, इंडिया की बात करें, तो ये चल पा रही है। इमेजिनेशन करो कि मान लो डॉक्यूमेंट ना बनाए जाते, कि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होता, तो कोई भी कुछ भी अपने रूल्स फॉलो करते, कितने दंगे फसाद होते देश के अंदर, और कोई कुछ रूल फॉलो करता, कोई अपने रूल फॉलो करता, कोई कुछ करता। तो इसीलिए ये सब खत्म करने के लिए, इन सब से चीज़ों से बचाने के लिए एक किताब लिख दी गई जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया, और इसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल नंबर 393 के अंदर एक्सप्लेन है। तो ऐसा नहीं है देखो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक दो आदमी ने लिख दिया, ये 2-4 दिनों में लिख के ख़त्म हो गया। इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो बहुत लंबे टाइम से इसकी तैयारी चल रही थी। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचने के लिए, कि कैसे हमने एक वर्ड निकाल लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा, कि इसकी हमारे देश को ज़रूरत है। तो ये सब का थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो देखो, हम सब जानते हैं कि हमारे देश पर अलग अलग कंट्रीज आई हैं, अलग अलग विदेशी आए और उन्होंने क्या करा कि हमारे देश पर अटैक किया। और वो क्या करते थे कि यहाँ जो कुछ होता था उसे लेके और चले जाते थे। तो 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया, जिसमें कि किस रूप में किया, उसे बोलते हैं BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर हम इन 200 साल का डिवीज़न करें तो 1757 प्लासी की लड़ाई और 1857 महान क्रांति तक 100 साल ये,
और 1857 से 1947 90 साल ये, जब महारानी जो थी ब्रिटिश क्राउन का राज हमारे देश पर चल रहा था, उन्होंने राज किया था। तो अप्रोक्स 200 ईयर्स जो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के थे, उन्होंने क्या करा, हम पे राज किया। तो शुरुआत होती है कि प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 जीत लेने के बाद इसके जो विनर थे वो बनते हैं ब्रिटेन वाले, ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या करा, बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो बंगाल पर कब्जा करने के बाद एक्चुअल में जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि हम पूरी इंडिया को अपने अंडर में कर लें। तो अगर वो बंगाल में कब्जा करने के बाद शांत बैठ जाते तो वो वहीं तक सीमित रह जाते। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे टाइम पर उन्होंने कुछ रूल्स बनाने शुरू करे, नए नए एक्ट तैयार किए और वही रूल्स हमारे कंट्री के अंदर उन्होंने लागू करवा दिए और धीरे धीरे उन्होंने जो अपनी लिमिट्स थी उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। तो 1773 सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट और सबसे पहला एक्ट जो निकल के आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद उन्होंने 1784 पिट्स इंडिया एक्ट बनाया। इसके बाद उन्होंने एक सीरीज चलाई जिसे बोलते हैं चार्टर एक्ट। तो उन्होंने हर अलग अलग साल में एक नया एक्ट शुरू करा। 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया, 1813 में आया, फिर 1833 में किया उन्होंने एक्ट, 1853 में हुआ, आफ्टर दैट 1858। तो ये एक सीरीज चलाई चार्टर एक्ट की। उसके बाद में 1909 जिसे बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद आती है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसके बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये सारे एक्ट उन्होंने क्या करे, धीरे धीरे वो लागू करते चले गए और हमारे देश को क्या करा, अपने अंडर में उन्होंने कर लिया। लेकिन ये जो एक्ट थे, ऐसा नहीं है कि, ये ज़रूर है कि उन्होंने अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ये एक्ट उन्होंने लागू किए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ हद तक चीज़ें ऐसी थी कि जो हमारे लिए भी बेनिफिट थी, हमें भी वो सही चीज़ें सिखा के जा रही थी। तो जब ये सारे एक्ट चल रहे थे, अब देखो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वो चल जाती है, नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें तो ऐसे ही नहीं बन गया। बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके, बहुत जद्दोजहद करके ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, बहुत इस पे खर्चा आया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि कहा जाता है कि 60 देशों का संविधान पढ़ा गया, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। तो 60 देशों का संविधान ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें भी जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमें लगा कि नहीं, ये वाली चीज़ें हमारे लोगों के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी हैं, तो उन सबको हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये सब चीज़ें तो अंग्रेज कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पैरेलल में हम शांत थे। तो उनके पैरेलल देखो बहुत सारे लोगों के नाम निकल के आते हैं बैकग्राउंड से, तो एक लंबी सी लिस्ट निकल के आती है फ्रीडम फाइटर्स की। लेकिन दो नाम मैं जो अभी यूज़ करना चाहती हूँ, तो गांधी जी और नेहरू जी। जब उन्होंने अपने एक्ट फॉलो करे तो उसी टाइम पे नेहरू जी ने 1928 में एक एक्ट निकाला, मतलब एक एक्ट, उन्होंने एक रिपोर्ट रखी। और लेकिन ये जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट हमारे ही कुछ लोगों ने नकार दी कि नहीं भाई, ये तो फेल है और ये किसी काम की नहीं है, बेकार है। तो 1934 में एम एन रॉय आए। एम एन रॉय जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और इन्होंने कंसेप्ट दिया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। ये एक सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है और ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक दो मेंबर है, नहीं, बहुत सारे मेंबर उसमें इंक्लूड हैं। सबके अपने अपने विचार रखे जाएंगे। उन विचारों में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी, जो सबसे बेस्ट होगा हमारे लिए, उन सबको निकाल के और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाएगा। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ सब लोग बैठ पाएँ आराम से, वहाँ मीटिंग्स करी जाएं और वहाँ ये सब प्रोसेस करा जाए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो एम एन रॉय ने कहा कि 1934 की बात है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, जो कि बहुत ज़रूरी है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रखी जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रखी जाए उन्होंने, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी गई। 1935 एक्ट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे हम बोलते हैं, ये एक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसे कहा जाता है बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ही 1935 है। 1935 एक्ट के बन जाने के बाद में, और जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, इसी एक्ट के थ्रू हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर सब चीज़ें चलती रही हैं। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आना कि भाई हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, या फिर बात करें कि हमें ब्रिटिश से क्या हो गया, फ्रीडम मिल गया,
तो ऐसी बात हुई कि जो ब्रिटिश है वो बड़े मतलब कमज़ोर हो गए, जिन्होंने जिन्होंने विदेशियों ने आके हम पे कब्जा कर लिया, और अब वो इतने वीक हो गए कि उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा। तो हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक चला। तो जब भी वर्ल्ड वॉर होता है तो वो क्या करता है कि हर किसी देश की, किसी भी नहीं, हर किसी देश की जो इंटरनल पावर सिस्टम होती है उसे ना हिला के रख देता है, वो सब वीक पड़ जाते हैं। तो 45 के बाद सबको ये पता था कि सब देश जो हैं बड़े कमज़ोर हो गए हैं, खोखले हो गए हैं, तो वो किसी पे ना अब शासन नहीं कर सकते, ना वो शिकंजा कस सकते हैं किसी के ऊपर। तो ये बड़ा मुश्किल था। और अगर हम बात करें कि भाई सबसे सुप्रीम कौन है ये राज करने वालों में, तो उसमें नाम आता है ब्रिटेन का। जबकि ब्रिटेन वो कंट्री थी जो जीतने वालों में थी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अमेरिका, ABRF की बात करें, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, ये सब जीतने वालों में थे। और इनका पलड़ा भारी था। JGI हारने वालों में थे। जापान, जर्मनी और इटली की बात करते हैं। लेकिन जो जापान था उसने तो देखो सरेंडर कर दिया था, क्योंकि जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी अटैक हुआ तो उसके बाद में वो तो बड़ा वीक हो गया था, तो उसकी इतना नहीं था कि वो क्या कर पाए कि वो अब और लड़ पाएगा। तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है जब भी कोई वर्ल्ड वॉर होता है, तो बड़ा ही मुश्किल होता है कि उस पूरे सिस्टम को दोबारा से अरेंज कर लेना और एकदम से खड़ा करना, तो थोड़ा टाइम लगता है उन चीज़ों में। तो ये सब सिस्टम बड़ा वीक हो चुके थे अंदर से। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर से अब बात करो, देखो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। अगर इतना ही आसान होता वर्ल्ड वॉर का हो जाना तो कब का थर्ड वर्ल्ड वॉर हो चुका होता, लेकिन नहीं हो रहा। हर संभव प्रयास करे जा रहे हैं कि भाई बचा लिया जाए, चीज़ों को ना किया जाए, क्योंकि सबको पता है कि लॉस सबका होगा। बेशक जीतने वाला हो या हारने वाला हो, डिस्ट्रक्शन तो सबके लिए लेके आता है वर्ल्ड वॉर। ऐसा नहीं है कि जीतने वालों के तो ठीक है और क्या नाम है बल्ले बल्ले है, और जो हमारे हारने वाले हैं उनका ही लॉस होता है। नहीं, लॉस तो सबका ही होता है। और हार जीत की बात तो बात की होती है, ह्यूमैनिटी जिसे मानवता कहते हैं उसका नुकसान सबसे ज़्यादा है। तो 1945 के बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो ब्रिटिश थे वो बड़ा मतलब वीक हो चुके थे, और वो समय भी ऐसा था कि वो ज़्यादा टाइम तक क्या नहीं कर पाएंगे, अब वो हुकूमत नहीं कर पाएंगे ज़्यादा लंबे समय तक। और हमें भी समझ आ गया था कि भाई लोहा गर्म है, चोट मार दो, है ना। ऐसे होता है ना कि अगर लोहे को हमें शेप बदलनी है तो गर्म करो और सही टाइम पर उस पर अगर मार दी जाए तो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तो सेम चीज़ थी कि एक तो पीक पॉइंट ऑफ वीक कंडीशन में पहुंच गया था ब्रिटिश जो थे, और इतने कमज़ोर पड़ चुके थे, और दूसरे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ 1942 की, गांधी जी की बात करें, तो उन्होंने कहा था कि करो या मरो। कहने का मतलब है कि या तो जीत जाओ, या तो तुम अपने देश को आज़ाद करा लो, या फिर तुम मर जाओ। तो एक वो इंसान जो कभी भी किसी को मारने के लिए नहीं कहते हैं, जो कभी भी, जो हमेशा ये कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो, अगर वो भी एक ऐसा सिग्नल दे रहे हैं कि भाई करो या मरो, तो इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं किया जा सकता था फिर, है ना। अगर तब भी कोई कदम ना उठाया जाता तो फिर बेकार था। तो हुआ यूं कि अब ये तो देखो पता था कि अब तो तुम्हें क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ पावर करनी ही पड़ेगी, ब्रिटिश को जाना ही पड़ेगा, अब वो यहाँ नहीं रुक पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। और दूसरा था कि जो सैनिक थे, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश के अगेंस्ट में। और दूसरा सबसे जो बेसिक सपोर्ट एक निकल के आती है, जिनका नाम हम लेते हैं नेताजी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, उन्होंने एक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जबकि 1945 के बाद में वो हमारे साथ नहीं थे, है ना, लेकिन फिर भी जो विचार वो लोगों के बीच में डाल के गए हैं, उन्होंने कहा था कि भारत को आज़ाद कराया जा सकता है, लेकिन भारत की जो जनता है उसे क्या करना पड़ेगा, उसे यूनिटी लेके आना पड़ेगा। अगर भारत की जनता एक हो जाए तो जो ब्रिटिश हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज है, इसे उखाड़ फेंकना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ही आसान काम है। तो ये जो विचारधारा वो देके गए थे, उसने बड़ा ही बेसिक सपोर्ट, एक मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसे कहते हैं, इसे बनाया, एक पॉजिटिविटी लोगों के अंदर भर के वो गए। तो ये चीज़ें बड़ा बेनिफिशियल रही हमारे देश को फ्रीडम दिलाने के लिए। तो लास्ट मोमेंट पे अंग्रेज समझ चुके थे कि भाई अब तो तुम नहीं हुकूमत कर पाओगे, ज़्यादा नहीं रुक पाओगे। और अगर वो रुकते भी तो देखो ये तो पूरे वर्ल्ड के सामने उनके लिए इंसल्ट की बात होती है ना, क्योंकि कंट्रोल तो करना मुश्किल है,
और या तो प्यार से ही चले जाएं और पिट के जाएंगे तो फिर तो बेकार है। तो इसलिए उन्होंने मतलब ये सॉल्यूशन उन्होंने निकाल लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर करके चले जाएंगे। तो जून 1948 में कहा था कि हम यहाँ से अपना काम करके जो भी मतलब हमारी चीज़ें हैं वो समेट के यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब वो दिन आता है जिसने बड़ा प्राउड फील कराया हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए। बड़े प्राउड का दिन था और बहुत खुशी का दिन था। 14 अगस्त की रात को 12:05 पर हमें हमारी आज़ादी दे दी गई। हम फ्रीडम हमें मिल गई हमारी। मतलब जिस चीज़ के लिए आप इतने लंबे टाइम से मेहनत करते हैं, तो वही दिन मतलब आपको वो चीज़ मिल रही है, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। तो इसीलिए हम 15 अगस्त को हम आज़ादी का दिन मनाते हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो बनाते हैं 14 अगस्त। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें एक दिन पहले दे दी गई, नहीं। एक्चुअली उनका जो आइडियल टाइम है वो हमारे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आधा घंटा पीछे है। तो जैसे अगर यहाँ 9:30 है तो वहाँ 9 बजे होंगे। अगर यहाँ पे 10 बजते हैं तो वहाँ 9:30 बजते हैं। तो मैंने कहा कि जब हमें आज़ादी मिली तो वो 14 अगस्त 12:05 पर मिली। तो आधा घंटा अगर पहले जाते हैं तो टाइम होता है 12 बजे से पहले पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इसलिए जो आज़ादी का दिन बनाते हैं वो बनाते हैं 14 अगस्त को। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो 1945 से लेके 1947, अब ये तो वो समझ गए कि भाई छोड़ के जाना है देश, अब नहीं काम चलेगा, अब तुम यहाँ टिक ही नहीं पाओगे। लेकिन उन्होंने जाते जाते उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये जो सिस्टम है ये चलाना इतना आसान नहीं है कि कोई भी बस ऐसे ही इसे चला लेगा कि 2-4 मेंबर इससे जुड़े होते हैं। एक बहुत बड़ा क्राउड होता है जिसे तुम्हें मतलब संभालना होता है, जिसे तुम्हें मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो अगर हम जाएंगे तो बड़ा अफरा तफरी मचेगी। तो कुछ ऐसे लो और कुछ ऐसा ऑर्डर बना लो, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना लो जिससे तुम अपनी कंट्री को चला पाओ। क्योंकि अगर हम बात करें अपनी एंशियंट इंडिया की, तो उस टाइम की तस्वीर देखेंगे ना तो कोई मतलब रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। हर एक अलग राज्य के लिए एक राजा, और उस राजा के अकॉर्डिंग उस राज्य में रूल्स फॉलो होते थे कि भाई किसी ने ये गुनाह किया है तो उसे पनिशमेंट ये मिल जाएगी। तो ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था कि पूरे कंट्री में एक ही जैसी चीज़ें चल रही हैं। और ये बड़ा मतलब अजीब था, लॉजिकली नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजा के मूड पर भी निर्भर करती थी। मान लो राजा का मूड अच्छा है तो वो मर्डर करने वाले को भी छोड़ दे, है ना, पनिशमेंट ही ना दे। और बेकार है तो चोरी करने वाले को भी वो सजाए मौत सुना दे। तो ये बड़ा बेकार सिस्टम था, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के जो विकास है उसमें बड़ा बाधा डालने वाली कंडीशन थी। तो उन्होंने जो ये कंसेप्ट दिया कि भाई तुम एक ऐसा लोअर ऑर्डर बना लो कि तुम्हारे लिए जो अच्छा रहे, तुम अपनी कंट्री को इजीली चला सको, अफरा तफरी ना मचे। तो इतने हम अपनी चीज़ें समेटते हैं यहाँ, इतने हम अपने चलने की तैयारी करते हैं। तो आप क्या करो, एक इस तरीके की चीज़ें लिख लो, एक ऐसी बुक तैयार कर लो कि जिसे आप अपने कंट्री के अंदर फॉलो करा सको। तो ऐसा कुछ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आए और खैर शासन तो उन्होंने बहुत हम पे शासन किया और हमें बड़ा एक्सप्लॉइट किया, हम पे राज किया, शोषण किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ब्रिटेन से सीखी है ना। चाहे वो सती प्रथा खत्म होने की बात कर लो, समाप्त हुई है उन्हीं के टाइम पे हुई है। तो मतलब कितना मुश्किल है, सोचने वाली बात है कि इंडिया के अंदर ऐसे अंधविश्वास चल रहे हैं कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो जो उसकी वाइफ है उसे जिंदा जला दिया जाएगा, है ना। तो ये बड़ा मुश्किल है। और एजुकेशन सिस्टम की बात करो कि कितने स्ट्रॉन्गेस्ट जो इतना भी स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम बना है एजुकेशन का उस टाइम पर, तो वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश थे उन्होंने नए नए रूल्स फॉलो करे हैं, उन्होंने नए नए एक्ट पारित किए हैं जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं उनसे, बहुत सारी चीज़ें। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, अगर कहें तो इस देश को चलाने का सलीका भी तो हमने सीख लिया उनसे कि भाई इस तरीके से फॉलो होते हैं, इस तरीके से रूल्स बनते हैं और इस तरीके से हमें अपनी कंट्री को चलाना है। तो कहाँ से सीखा, वो उन्हीं से तो सीखा। तो इसीलिए अगर किसी में भी कोई अच्छी मतलब अच्छाई आपको दिखाई देती है तो उसे अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड करना गलत नहीं है। तो अच्छाई को कॉपी करने में भला क्या दिक्कत है, जो आपको अच्छा बना दे, आपको पॉजिटिविटी दे, है ना, आपको एक सही मार्ग दिखाए,
तो अच्छाई को कभी भी कॉपी करना, अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड करना बहुत सही है, गलत नहीं है। कि कोई भी कहे कि तुम तो उसे कॉपी कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमने भी ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का तरीका, कि चलाया कैसे जाए, हमने ये सारी चीज़ें उनसे सीख ली। अब क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि जब हम जाएंगे तो बड़ा यहाँ अफरा तफरी मचेगी, तो भारत की पिक्चर शायद अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया होता, क्योंकि हमारे देश के अंदर ना लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी, इसी चक्कर में जो ब्रिटिश थे वो हम पर शासन कर पाए। तो भारत की पिक्चर बहुत बहुत अलग होती अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो अंग्रेजों की अगर बात करें तो अंग्रेजों ने मोस्टली पूरे देश पर कब्जा कर रखा था, शासन था उनका। और कुछ ऐसे राज्य भी थे जहाँ पे जो है रियासतें थी जहाँ राजा ही शासन करते थे, लेकिन वो उन अंग्रेजों की अधीनता में रहकर ही कार्य करते थे। ऐसा नहीं है कि वो उनसे अलग थे, क्योंकि उन अंग्रेजों के, ब्रिटिश भारत जिसे हम बोलते हैं, तो ब्रिटिशों के ही रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते थे उन रियासतों में। तो जितने भी इंडियन सुपर लीडर की बात करो, गांधी जी की बात करें, तो क्योंकि यूनिटी तो हमारे देश में थी नहीं, तो गांधी जी भी तब तक ही लीडर थे जब तक अंग्रेज यहाँ थे। मान लो अंग्रेज चले जाएं, ब्रिटिश चले गए, हमें ट्रांसफर ऑफ पावर उन्होंने कर दिया, और गांधी जी जो सुपर लीडर थे, अगर वो कोई चीज़ें मतलब कराना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने कोई लॉ बनाया है, तो क्या गारंटी थी कि सब उसे मान लेंगे? तो ऐसा नहीं था ना। तो इसी चीज़ों के लिए यही सब देखते हुए कि हाँ बात तो सही है भाई, तो यही सब देखते हुए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या कर दिया गया, मतलब ठीक है एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की वहाँ से शुरुआत हुई कि हाँ ये बात ठीक है, हमें एक ऐसी बुक लिख लेनी चाहिए जो हमारे कंट्री को चलाने के लिए, हमारे कंट्री के सिस्टम को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे चलाए रखने के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। तो यहाँ से चीज़ें शुरुआत होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ब्रिटिश जाते जाते भी हमारे देश के अंदर एक बीज बो गए, इंडिया और पाकिस्तान का, है ना। अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की, तो ये शुरुआत बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट 1909 से ही हो गया था। 1909 में उन्होंने मुस्लिम और जो हिंदू थे उनका डिवीज़न कर दिया था, वहीं से शुरू हो गया था। लेकिन जो एक बोलते हैं ना कि मेन कंसेप्ट जो शुरू हुआ कि नहीं अलग हो जाना ही चाहिए, तो उसका जो मेन चीज़ें शुरुआत हुई है हिस्ट्री के अंदर, वो 1920 से वो बड़े लेवल पे फिर आ गया। तो इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना दी गई, जिसका कंसेप्ट अंग्रेजों ने जाने से पहले एक मिशन भेजा, और जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन 1946। और इस कैबिनेट मिशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही मतलब हमें एक जगह मतलब इसका यूज़ हमने क्या करा कि अपने क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कैबिनेट मिशन ने हमें बड़ी हेल्प करी। तो सबको यही कहा कि अब हम भारत छोड़ने वाले हैं, तो आज़ादी के बाद बहुत हल्ला गुल्ला होगा, हंगामा होगा और बड़ा अफरा तफरी मचेगी। लेकिन ये जब तक ये भी क्लियर था कि पाकिस्तान तो बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं था। ये ठीक था कि ब्रिटिश जा रहे हैं, हमें अपनी फ्रीडम मिल रही है, लेकिन ये भी क्लियर था कि पाकिस्तान तो बनना है भाई, इसे नहीं कोई रुक सकता। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एकदम से बन गया। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो वही मैंने अभी बताया कि 1920 से ही एक बड़े लेवल पे विचार चल रहा था इसका कि भाई इसे अलग करो, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। तो बेसिक जो स्टार्टिंग थी वो 1906 और 1909 जो मुस्लिम लीग था उसे वहाँ से शुरुआत हो गया था। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो चौधरी रहमत अली थे, जिन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नाम रखेंगे। पाकिस्तान नहीं कहा था, उन्होंने कहा था पाकिस्तान नाम रखेंगे। और उसके बाद में 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें अली जिन्ना ने स्पष्ट कहा कि हमें अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए। तो तब वो चीज़ें आई, तो उसका नाम रख दिया गया। तब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी और उन्होंने मतलब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और आज हम जिसे कहते हैं कि इतना बड़ा डेमोक्रेसी, इतना बड़ा जो रिटर्न डॉक्यूमेंट की बात करें, रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो किसका है, इंडिया का है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे आर्टिकल नंबर 393 में एक्सप्लेन करा गया है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं कि कुछ कमियां रह गई थी। कमियां भी क्यों? क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो वो उसी के रेफरेंस में रह के करते हैं, उसी के टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसके बाद उसके अंदर हमने बहुत सारे अमेंडमेंट ऐड करे हैं, अमेंडमेंट होते चले गए, और अब भी अगर कोई नीड होती है तो उसके अंदर अमेंडमेंट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे विशाल संविधान जिसे कहा जाता है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम बनाते हैं वो है 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, लागू हो गया, और 26 नवंबर को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में बनाते हैं। तो इस तरह हमारा संविधान लिखने का काम 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाकर पूरा हुआ, और अप्रोक्स इसके अंदर 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचने का, कि किस तरीके से हमने अपने कंट्री को फ्रीडम दिलाई। क्या वीक पॉइंट ब्रिटिश के रहे कि वो उन्हें अपना हमारा देश छोड़ के जाना पड़ा, फिर वो एंट्री उन्होंने कैसे कर लिया, कितने टाइम तक उन्होंने शासन किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया उसमें किन किन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। बहुत सारे बैकग्राउंड के अंदर फ्रीडम फाइटर्स के लिस्ट भर के नाम आते हैं, है ना, किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो ये सब चीज़ें थी जिन्होंने हमारे देश को चलाने में, हमारे देश के सिस्टम को एक रेगुलर तरीके से रखने में बड़ा हेल्प करी है, और आज तक भी ये कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे बाय हैंडेड लिखा गया, जिनका अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे, और इसके अंदर हमने थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करा अपना, हम इस चैप्टर से रिलेट हो गए, क्योंकि जब तक हम किसी से कनेक्ट नहीं करते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम उसे फिर समझ नहीं पाते हैं। तो अब ये जो सब्जेक्ट है इसका जो बेसिक चीज़ें हैं, क्यों पढ़नी है, ज़रूरत क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, तो उन सब के साथ हम रिलेट कर पाएंगे। जब भी हम इसे नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। तो बस आज के लिए यही था, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्ट के साथ इस सब्जेक्ट को हम क्लियर करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।